करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज हमारे साथ हैं आज की हेल्थ गुरु गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरजा पौराणिक मैम। वेलकम टू द न्यूज़ रूम मैम। 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हम देखते हैं कि मेल और फीमेल में 50% पॉपुलेशन मेंसेस से मैम अकरिंग होती है। इसको लेकर के आज कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग शर्माएं ना, इस बारे में बात ना करें, ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैम, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ऋषिका, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि विश्व में देखा जाए तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन मेल्स की होती है, 50% ऑफ द फीमेल्स होती हैं। पर फीमेल्स, हर फीमेल को मेंसेस होते हैं और ये जो मेंसेस हैं इसके बारे में बात करना या उसमें बताना, सब लोग इसको शर्माते हैं और इसको अलग रखते हैं कि हम कैसे इसके बारे में खुलकर बात करें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि तुमने इस पे सबसे पहला सवाल उठाया है और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, मिथ कंसेप्शंस हैं, अंधविश्वास हैं मेंसेस के बारे में जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जिनको कि आज हमें समाज में क्लियर करना और उनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो यही लोगों को नहीं पता है कि ये जो खून है, जो ये मेंसेस का ब्लड है जो हर महीने एक महिला को होता है, वो प्योर है कि इम्प्योर है। आपको पता है कि ये ब्लड प्योर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसी को हम लोग अशुद्ध मान के और छुआछूत करते हैं। कई कम्युनिटीज़ और कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, इसमें किचन में काम करने के लिए मना कर दिया जाता है और तो और उस महिला को एक अलग बिठा दिया जाता है टाट के ऊपर। पहले के ज़माने में तो बिठा देते थे, आजकल इतना नहीं है, उधर अलग बिठा दिया जाता है। और उस नेपाल में तो ऐसा होता है कि इन महिलाओं को एक अलग हट में, अलग झोपड़ी में रखा जाता है और वहाँ पे कई बार इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होते हैं। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे हमेशा नवरात्रे आ गए या कोई पूजा पाठ आ गया तो हमेशा लोग आके फ़ोन करके अब कंसल्ट करने लगते हैं कि मैडम वो मुझे पूजा में बैठना है तो आप मुझे कोई हार्मोन्स दे दो, कुछ मुझे दवाइयाँ ऐसी दे दो जिससे कि मैं इसको बढ़ा दूँ, महीना बढ़ा दूँ या महीना घटा दूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये मैं एक मॉडल लाई हूँ, ये यूट्रस का मॉडल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये बीच की जो स्ट्रक्चर है इसको हम यूट्रस कहते हैं, मतलब बच्चेदानी, गर्भाशय, और ये दोनों जो चीज़ें हैं जो सफ़ेद रंग की हैं इसको हम अंडाशय कहते हैं। और ये गर्भाशय में से, मतलब ये जो हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ब्रेन में से रिलीज़ होते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में से रिलीज़ होते हैं और यहाँ आके उनका एक्शन होता है। तो एक महीने तो अंडा लेफ़्ट में से निकल रहा है ओवरी में से, दूसरे महीने राइट में से निकल रहा है और जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये अंडा और ये जो परत है जो महीने भर से पनप रही थी, अच्छे से मोटी हो रही थी, वो वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाती है। कितनी सिंपल फिजियोलॉजी है नेचर की और इसी को ही हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जी मैम, आजकल देखते हैं कि लड़कियों में मैम इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। सो व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर दैट? जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मैंने जैसे बताया कि सारे हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से। एग्ज़ाम का दिन आ गया, घर में कोई कहासुनी हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कुछ भी हुआ तो कई बार क्या होता है पीरियड आगे हो जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगर 25 दिन में महीना आ रहा है तो भी नॉर्मल है और अगर 50 दिन में, 45 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के आ रहा है तो भी नॉर्मल चीज़ है। होता क्या है कि महिलाएं हमारे पास अगर पीरियड नहीं आया तो ज़्यादा करके आती हैं कि अरे मैडम हमारा पीरियड नहीं आया, हमारा खून गंदा खून जमा हो रहा है, जो कि गलत है। जबकि अगर हर 15 दिन में पीरियड आ रहा है, हर 20 दिन में पीरियड आ रहा है और क्लॉट्स जा रहे हैं
तो दैट इज़ एबनॉर्मल। लोग खुश होते हैं कि अरे सब गंदगी निकल रही है, जबकि उससे एनीमिया हो सकता है, आपको खून की कमी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और ये बताना है। और मैं ऐसा कहती हूँ कि लक्ष्मी भी एक लक्ष्मी जी, दुर्गा माता, सीता मैया को भी बच्चे हुए, तो ये सारी हमारी देवियाँ हैं, सरस्वती हमारी देवी हैं, ये सारी फीमेल्स हैं, इनको भी मेंसेस होते होंगे। तो और इन्हीं के लिए हम हमारे मेंसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे घटा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैम आजकल पीसीओडी और पीसीओएस करके मैम जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं। मैम ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली हैं क्या और ये क्यों होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया ऋषिका कि ये 2 ओवरीज़ हैं, है ना। पीसीओडी में ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि इंटर रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा उसमें यह है कि सेडेंटरी हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है वो हमारी चेंज हो गई है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है इन चीज़ों का। और फैट में क्या होता है, गलत तरह के ईस्ट्रोजन्स होते हैं। जो अगर हमें बहुत ही सरल भाषा में हम बताना चाहें तो फैट में गलत तरह के ईस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि ओवरी में से अंडे को निकलने नहीं देते। जैसा मैंने पहले बताया था कि हर महीने एक एग यहाँ से रप्चर हुआ, राइट में से और लेफ़्ट में से, और वो इन ओवरीज़ में जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, इसलिए जो उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। ज़्यादातर इसमें मोटापा हो रहा है, चेहरे पर बाल आ रहे हैं और मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और जब भी आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दे के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को मतलब जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में भी ये अफेक्ट करती है। मैम आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों में अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, पहले इतनी एज में नहीं आते थे, लेकिन आजकल एडोलेसेंस की जो एज है मैम वो बहुत ज़्यादा पहले आ जाते हैं, और कुछ ऐसी लड़कियां रहती हैं जिनके अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं। तो मैम उनके साथ ये क्यों होता है? तुमने सही कहा। ये कई बार है ना 9 साल की बच्चियाँ या 10 साल के बच्चे हैं, इसको हम अर्ली मिनार्की बोलते हैं, कि जिसमें पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल जो हुई है, बदली है इन सालों में, उसका एक परिणाम हम कह सकते हैं। और बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और खान पान हमारा कि मतलब हम लोग इतना ज़्यादा अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, जिससे कि अनहेल्दी फूड कैन लीड टू ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ साथ पीसीओएस और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। तो अर्ली मेनार्की में गैजेट्स पे बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि वो टीवी में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग आउट फॉर द स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि अर्ली मिनार्की आ जाती हैं बच्चों में। जी मैम, हम देखते हैं कि मैम जब लड़कियों के पीरियड्स होते हैं उस दौरान उन्हें पेन होता है। सो मैम वहाँ पे हमें कभी कहा जाता है कि दवाइयाँ नहीं खानी है, दवाइयाँ नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो फिर वो कौन सी दवाइयाँ लेनी है? दवाइयाँ नहीं खाना अच्छी बात है, पर अगर बहुत ही ज़्यादा पेन है, जैसे अगर हम देखा जाए तो केवल 10% ऑफ द फीमेल्स में, लड़कियों में ये वाली जो तुम बोल रही हो ना सीवियर डिस्मेनोरिया होता है, बाकी सब में 90% पे बिल्कुल कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो जैसे हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि आप घर में मत बैठे रहो, खेलो कूदो, स्कूल की कॉलेज की छुट्टी मत करो, और अगर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हॉट वाटर बैग से उसको ठीक कर सकते हैं। और फिर भी अगर पेन अनबियरेबल है तो कोई भी एनाल्जेसिक्स वगैरह हम देते हैं, पर इसको आप अगर बहुत ज़्यादा लेंगे, सीरियसली लेते हैं तो और ज़्यादा पेन होता है। तो हम यही बोलते हैं कि आप अपने बैक टू वर्क हो जाओ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करो और इसमें छुट्टी मत लो। जी मैम, आजकल देखते हैं बहुत सारे मिथ्स हैं कि उस टाइम उस ड्यूरेशन में हमें बाल नहीं धुलना चाहिए, या हमारे पिकल्स जितने भी होते हैं, अचार जो होते हैं उन्हें नहीं छूना चाहिए,
मंदिर में नहीं जाना चाहिए, दीज ऑल आर द मिथ्स। और ये मैं सही बिल्कुल बता चुकी हूँ कि ये सारे अंधविश्वास हैं। तो क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ये शुद्ध ब्लड है, ये प्योर ब्लड है, इसी से हम ऐसी छुआछूत करेंगे तो पापड़ भी नहीं छूते हैं और पूजा के लिए नहीं जाना, और बल्कि पौधे में पानी नहीं देना, इसका कोई भी संबंध नहीं। और अचार खाना, अचार वैसे बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, पर अगर आपको जो खाना हो आप खा सकते हैं, सिर धो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। जी मैम, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की जब मैम बात आती है तो लोग तभी हॉस्पिटल जाते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैम क्योंकि एक ड्यूरेशन होती है, एक लाइफस्टाइल होती है जिसको लेकर के लड़कियों को मैम हर एक एज और बाय द टाइम डॉक्टर के पास जाना रहना, उसकी मैम आज कितनी अवेयरनेस है और कब कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखो, जैसे मैंने बताया कि एडोलेसेंट गर्ल है, अगर उसको पीरियड की कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, है ना। उसमें आपका थायराइड का चेकअप होगा, उसमें हम आपको हीमोग्लोबिन देख लेंगे कि उसको खून की कमी तो नहीं है, उसको ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता है तो वो हम देख सकते हैं। और अगर कुछ भी चीज़ होती है सोनोग्राफी करा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर पकड़ में आती है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव एज में शादी हो गई है, उसके बाद जैसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में भी आजकल तो कपल्स हमारे पास आने लग गए हैं कि वेदर दे आर रेडी फॉर बेयरिंग द प्रेगनेंसी और नॉट। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने रूबेला का वैक्सीनेशन लगाया है कि नहीं, उनका थायराइड नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उस समय देखते हैं। ब्लड प्रेशर नापते हैं, उनका वज़न अगर ज़्यादा है तो हम प्रेगनेंसी के पहले वेट अगर हम कंट्रोल कर लें तो, है ना, क्योंकि वेट से रिलेटेड भी प्रेगनेंसी में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और फिर आपकी रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो गई 40+ में, तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कि हम पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज बोलते हैं। तो उसमें तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, आपने सही कहा, क्योंकि मैम हम लोग अब बात करने लगे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो हम स्टार्टिंग तो बात करते हैं फॉर द अर्ली गर्ल्स। नाउ वी आर नॉट गोइंग मच डीपर इनटू द मेनोपॉज मैम, जिसको लेकर के आज भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। मेनोपॉज को लेकर के क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, और उस टाइम पे जो मेनोपॉज का ड्यूरेशन होता है किसी भी फीमेल की लाइफ में, तो क्या उसे लाइफस्टाइल अडैप्ट करना चाहिए? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपकी मदर जैसे 45 अबव है, 50 है, तो उनको अगर आप साल में एक बार चेकअप के लिए अगर लेके आते हैं तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन गिविंग हर अ गिफ्ट कि आप एक महंगी साड़ी या कुछ और ला के देंगे। उसके बजाय एक डॉक्टर के पास ले जाके उनका चेकअप कराना, वेट है, ब्लड प्रेशर है, उनका शुगर मॉनिटरिंग है, उनका कोलेस्ट्रॉल क्या है, उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मेनोपॉजल फीमेल्स में बहुत ही एटिपिकल हार्ट डिजीज़ होती है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि आपको हार्ट की कुछ डिजीज़ है। फिर उसके बाद मैमोग्राफी है, ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, मैमोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यूट्रस की सोनोग्राफी है, उसमें हम इंटरनल लाइनिंग पता लगा सकते हैं। उनका BMD है, बोन मिनरल डेंसिटी, कि कहीं इनको किसी और बोन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आई का चेकअप है, ईयर का चेकअप है, ये सारी चीज़ें फिर मेनोपॉज में आती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। हम आजकल देखते हैं कि मैम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के अवेयरनेस बढ़ने लगी है, जिसको लेकर के क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उसके सिम्टम्स होने चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाएं और इसे जल्द से जल्द डिटेक्ट करवा पाएँ? तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा बताते हैं कि हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ना। और ये भी सही है कि हर गठान ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती। 80% ऑफ द जो महिलाएं कंप्लेन लेके आती हैं वो नॉर्मल निकलता है, पर इसको बताना बहुत ज़रूरी है, आपको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि अगर बहुत अर्ली डिटेक्शन हो गया, जो बहुत समय के पहले अगर आपने देख लिया, तो उसको
99% हम क्योर कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए कई हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको कि हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन महिलाएं हैं जिनको कि ये ज़्यादा इसको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि जिनको अर्ली मिनार्की हो गया, बहुत जल्दी मिनार्की हो गया, 55 साल की उम्र में भी मेनोपॉज बहुत लेट आया है, जिनको कि अभी तक मेनोपॉज नहीं हुआ है, 55 इयर्स एंड अबव हो गए हैं, जिन्होंने बहुत सारा हार्मोनल ट्रीटमेंट लिया है, मतलब अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए बार बार हार्मोन्स लिए हैं, या फिर जिन्होंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया, बॉटल फीडिंग कराया, जिन्होंने अपने बच्चे की प्लानिंग 35 के बाद की है, या जिनकी इनफर्टिलिटी है। और ऐसा कहते हैं कि ये तो सारे हाई रिस्क, या हाँ जिनके रिलेशन में, जिनकी रियल मतलब मौसी को, बुआ को, या मदर को, या सिस्टर को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको भी, वो भी हम हाई रिस्क फैक्टर्स में कहला सकते हैं। या एक तरफ ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो दूसरी तरफ होने की संभावना ज़्यादा होती है। पर ऐसा कहते हैं कि अगर आप फीमेल हैं और आपके पास ब्रेस्ट है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसलिए इसकी अवेयरनेस और इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो मैंने हाई रिस्क फैक्टर बताया है ना। तो अर्ली डिटेक्शन में ये कहते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना है, हर रोज़ की ज़रूरत नहीं है। और जिनको मेंसेस हो रहे हैं महिलाओं को, उनको महीने के 5वें दिन करना है, और जो मेनोपॉज हो गई हैं उनको एक फ़िक्स डेट पे, या तो उनके बर्थडे पे या एनिवर्सरी डेट पे अपनी ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना ज़रूरी है। उसमें हम सर्कुलर वे में करते हैं और वर्टिकल रूप में भी कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड्स हैं उसकी। और साल में एक बार क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, मतलब डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर उसको एग्ज़ामिन करेगा, तो वो हो गया क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन। और थर्ड है कि ब्रेस्ट की सोनोग्राफी और मैमोग्राफी, या ज़रूरत पड़ी तो एमआरआई कम, पर मैमोग्राफी सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। वो साल में एक बार या 2 साल में एक बार, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम एडवाइस करते हैं। तो ये तीनों मिलके ट्रिपल टेस्ट कहलाएगा। तो क्या हुआ, एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के पास जाना, और तीसरा सोनोग्राफी या मैमोग्राफी। तो इससे हम बहुत जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जी मैम, आपने बीच में एक चीज़ और मेंशन की थी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के। मैम, उसको लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ब्रेस्ट फीडिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मेरे को फिर पूरा आपको अलग 40 मिनट देना पड़ेगा। पर ब्रेस्ट फीडिंग इतना नेचुरल है और उसको ही लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अगर हम उसको नेचुरल वे में लेते हैं, पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और इसलिए पर आजकल मैंने लड़कियों को देखा है कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, और हमें बॉटल फीडिंग नहीं करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर इसके लिए मैं तुम्हारे स्टूडियो में एक बार और आऊँगी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताने के लिए। जी मैम, वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बनता जा रहा है मैम, इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक तो ख़राब तरह के पैड्स जैसे हम यूज़ करते हैं, वो हमें अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमें काफ़ी एक इम्प्रूव करना है। और पैड्स के अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि हम मेंस्ट्रुअल कप्स को भी बढ़ावा दें। मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा बोलते हैं कि नो कैश, नो ट्रैश और नो रैश, जो 3 R हैं, इसके हम लोग उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। और आजकल जो मेंस्ट्रुअल कप बने हैं वो काफ़ी अच्छे सिलिकॉन के बने हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। और एक मेंस्ट्रुअल कप को हम लगभग 5 साल तक वापर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें रैशेस जो नॉर्मली होते हैं, जो ड्यूरिंग मेंसेस, या जिनको ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं, जिनको ज़्यादा दिन तक पैड्स लगाने पड़ रहे हैं, उनके लिए कप्स बहुत यूज़फुल है। एंड मैम, व्हाट अबाउट द टैम्पॉन्स? टैम्पॉन्स
तो यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, और अगर ये वजाइना में पड़ा रहे तो इससे इन्फेक्शन के चांस होते हैं। पर कप्स के लिए मैं बोलूँगी कि जो एथलीट्स हैं, स्विमर्स हैं, लड़कियाँ, उनके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। जी मैम। मैम ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो जी मैम उस टाइम पे मैम प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में क्या ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब तक 3-4 महीने नहीं हो जाते थे, लोग दिखाने ही नहीं आते थे जी मैम। कि नहीं अभी कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती सोनोग्राफी हो जाएगी या ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, डरते थे। पर अब अवेयरनेस बढ़ी है, तो जैसे ही पीरियड मिस होता है उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्राइमेस्टर की बात की आपने, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हम लोग कई चीज़ें जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं और उससे काफ़ी सारी ट्रीटमेंट हमारा चालू हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, उसका ब्लड टेस्ट है महिला का कि हीमोग्लोबिन है, उसको ब्लड ग्रुप पता है कि नहीं, उसका शुगर क्या है, ऐसी बेसिक चीज़ें भी कई बार हमें, आजकल तो WHO का रिकमेंडेशन है कि हर जो प्रेग्नेंट महिला है उसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होना चाहिए कि उसको कहीं थैलेसीमिया तो नहीं है, उसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है। उसका पूरा बॉडी का चेकअप हम लोग करते हैं कि कई बार पहली बार उनको डिटेक्शन होता है कि अरे इसको तो हार्ट की डिज़ीज़ है या उसको तो रीनल डिज़ीज़ है। इसलिए जितना जल्दी हो सके तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि ट्विंस तो नहीं है, कहीं प्रेगनेंसी एक्टॉपिक तो नहीं है, ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं है, या एबनॉर्मल एच-मोल वाली प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पता लगा सकते हैं। बिफोर प्रेगनेंसी की मैम जब बात करते हैं तो फीमेल को कौन कौन सी खान पान को अवॉइड करना चाहिए? फीमेल्स को, या तो मैं कहूँगी कि पूरी पॉपुलेशन को ही हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बजाय मैं तो कहती हूँ कि लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि तला गला है कि मीठा है कि मैदा है, प्रोसेस्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं खा के हमें एक बैलेंस डाइट लें सभी लोग। मैम और स्मोकिंग और अल्कोहल का क्या इम्पैक्ट होता है? स्मोकिंग और अल्कोहल हैज़ अ वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। आप पूछ रहे हो, वो तो है ही सही, और इट्स अ नोन फैक्ट कि जो भी महिलाएं अगर स्मोकिंग कर रही हैं या ड्रिंक्स ले रही हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले तो कम से कम उसको बंद करना है और अवॉइड करना है, और ऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं। जी मैम, क्योंकि मैम ये हमारी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसको हम सामने से नहीं, पहले वो अंदर होते हैं, फिर हमें वो बाद में पता चलते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस बाद में पता चलते हैं, और बच्चे में जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत होते हैं। इसलिए नेचुरली स्मोकिंग और अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। मैम, आखिरी में जाते जाते मैम आपसे पूछते हैं कि क्या आपकी एडवाइस होगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? बहुत सारी एडवाइसेस हैं और उसको फॉलो भी करना है। कई बार फॉलो कर पाते हैं अपन, कई बार नहीं भी कर पाते, पर हाँ, हमें अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेंसेस के बारे में बताया, तो इसमें मैं यही एडवाइस करूँगी कि हमें कभी बढ़ाना और घटाना नहीं है। फिर जो हमारे सोशल टैबूज़ हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है कि है ना, जो मैंने शुरू में बताए हैं वो। फिर जितना हो सके हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज पे अपने को जोर देना है, जिससे कि आपका BMI कम रहे और वेट मेंटेन रहे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जितने भी हमारे सोशल टैबूज़ हैं उन्हें अवॉइड करना है, साथ ही अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।